Welcome you all once again to this channel, and I am Dr. Ashutosh Tiwari from Rajki Engineering College, Banda, going to present you the third lecture on relativistic mechanics. Today we are going to study Einstein's postulates and Lorentz transformation equations, right? So, let us recap what we have studied in previous two lectures. So, in the first lecture of the relativity, we have studied about inertial and non-inertial frames. So, एक बार फिर से उसको recap कर लेते कि inertial frames क्या थे. inertial frame वो थे जो किसी constant velocity से move कर रहे हैं या वो rest पे हैं और उनमें किसी प्रकार का acceleration नहीं है, और ये जो inertial frames होते हैं इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स वैलिड होते हैं. और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? जो जिस फ्रेम में कुछ एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं उनको नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं. और ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो वैलिड नहीं होते हैं, जिसका एग्जाम्पल भी हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था. और उसमें बहुत जगह पर हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर कोई बॉडी रखी है तो सीडो फोर्सेस जैसी चीज़ें एज्यूम करते हैं. उसके बेसिस पे ये जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के बेसिस पे गैलीलियो गैलीलियाई ने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी थी, इनको हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं. और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अलग हैं, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अलग हैं और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अलग हैं. और उनके रिजल्ट्स को भी अगर हम लोग रिकैप कर लें एक बार कि जो पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जैसे यहाँ पे लिख दी है मैंने, वो x डैश इज इक्वल टू क्या था, x माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई था, z डैश इज इक्वल टू z और t डैश इज इक्वल टू t. इससे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे यहाँ पर फिर से एक बार ये समझने की ज़रूरत है कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियो गैलीलियाई जो दो हमारे पास फ्रेम्स हैं, इनर्शियल फ्रेम्स हैं, एक फ्रेम S है और दूसरा फ्रेम S डैश है, और फ्रेम S डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मूव कर रहा है. तो उसमें आप देख रहे हैं कि किसी पॉइंट P को अगर फ्रेम S डैश का ऑब्जर्वर जो देखता है उसको कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं x डैश, y डैश, z डैश और t डैश, और फ्रेम S के ऑब्जर्वर को क्या नज़र आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स उसी पॉइंट के x, y, z और t. और v क्या है यहाँ पर, v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से फ्रेम s डैश मूव कर रहा है रिलेटिवली टू द फ्रेम s. और t ये टाइम है जब हम इसको कोऑर्डिनेट्स को मेज़र कर रहे हैं. और इनिशियली इस पूरे सिस्टम में हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ओरिजिन है फ्रेम s का और जो ओरिजिन है फ्रेम s डैश का, इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बोथ वर एट द सेम पॉइंट. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो केवल किस में आ रहा है, x कोऑर्डिनेट में आ रहा है. तो गैलीलियो ने ये बताया, गैलीलियो गैलीलियाई की इक्वेशंस के हिसाब से जो पोजीशन में अंतर आएगा वो केवल उस डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में हम कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है. अगर y डायरेक्शन, y कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं या z कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उस डायरेक्शन में किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है. यहाँ पर यदि हम ये भी अज्यूम करके चलें कि फ्रेम s डैश जो है वो, अगर हम ये मान के चलें कि फ्रेम S डैश अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से स्पेस में मूव करे कि वो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शंस में अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट करे, तो यहाँ पर फिर ये इंपॉर्टेंट बात है कि y डैश y के बराबर नहीं रह जाएगा, z डैश z के बराबर नहीं रह जाएगा. तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जो भी वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में और जो भी वेलोसिटी होगी z डायरेक्शन में, उसके हिसाब से भी ये कंपोनेंट यहाँ पर भी अपीयर होगा. अभी यहाँ पर केवल x डायरेक्शन में इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो केवल अलोंग द x एक्सिस हो रहा है, और टाइम t डैश जो है वो t के बराबर है. इसका मतलब क्या है कि गैलीलियो गैलीलियाई की इक्वेशंस के हिसाब से ये एज्यूम किया गया था कि जो टाइम किसी इवेंट का ऑब्जर्वर देखेगा, मेज़र करेगा जो फ्रेम S में है, उस इवेंट का वही टाइम, सेम टाइम ऑब्जर्व करेगा दूसरा ऑब्जर्वर जो फ्रेम S डैश पर है. यानी टाइम में कोई अंतर नहीं आता है. माइकलसन और मोरले के एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये इस तरीके का कुछ आपको याद आ रहा होगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है वो स्लिट के थ्रू पास हो रही थी. उसके बाद में पार्शियली सिल्वर्ड मिरर रखा था जिससे दो कंपोनेंट्स में लाइट स्प्लिट हो रही थी. एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन था और दूसरा कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन था. ये इसीलिए किया गया था स्प्लिट, ये वेरीफाई करने के लिए कि अगर
गैलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस सही हैं तो जो एजम्पशन होगा कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम एस डैश चल रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, उस हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट नहीं चेंज होगी, ये एज्यूम करके माइकलसन और मोरले ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और माइकलसन ने इंटरफेरोमीटर में फ्रिंज शिफ्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी जो कि 0.4 के बराबर आ रही थी, लेकिन वो फ्रिंज शिफ्ट हमने आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ग्रुप ने अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन किसी को भी फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुई और माइकलसन और मोरले का जो एक्सपेरिमेंट था वो निगेटिव रिजल्ट के साथ कंक्लूड हुआ। Negative results of Michelson-Morley experiment lead to the evolution of Einstein's special theory of relativity। निगेटिव रिजल्ट जो माइकलसन मोरले का आया, इसके आधार पर आइंस्टीन ने अपनी एक इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रखी जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, और इसके दो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आइंस्टीन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट्स दिए थे, यहां पर हम लोग डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्टेशनरी ईथर और यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस led to the development of a special theory of relativity by Albert Einstein in 1905। पोस्टुलेट 1 क्या था इस थ्योरी का? द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। पोस्टुलेट 1 क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको बहुत ये यूनिवर्सिटी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, इसलिए दोनों पोस्टुलेट्स को बहुत ध्यान से आप समझिए और याद कर लीजिए। पहला पोस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इसमें क्या था? The laws of physics are same in all inertial frames of references moving with a constant velocity, that is without any acceleration with respect to one another। तो जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों अगर इनर्शियल फ्रेम्स हैं तो जो भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो दोनों फ्रेम में एक जैसे होंगे, कोई अंतर नहीं होगा कि एक फ्रेम में कोई लॉ ओबे हो रहा है और दूसरे फ्रेम में नहीं ओबे हो रहा है, ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगी। ये आइंस्टीन का पहला पॉस्टुलेट था जिसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ये क्या कह रहा था? इसने कहा कि द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज ऑलवेज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, ऑलवेज सेम इन, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इनर्शियल फ्रेम्स के लिए ही केवल बात हो रही है, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस एंड इज इक्वल टू सी, दैट इज इट इज, फिर इसको देखो यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज independent of the relative motion of the inertial frames, the source and the observer। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको सोर्स और मतलब ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन से कोई मतलब नहीं है। सोर्स और ऑब्जर्वर का जो रिलेटिव मोशन होगा उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी भी तरीके से जो इनर्शियल फ्रेम्स का जो मूवमेंट है उनके रिलेटिव मोशन का भी फर्क स्पीड ऑफ लाइट पर नहीं पड़ेगा। तो ये दो पॉस्टुलेट हैं आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। पहला पॉस्टुलेट प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहलाता है और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कहलाता है। इसके बेसिस पर, इन पॉस्टुलेट्स के बेसिस पे लॉरेंट्ज ने नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑब्जर्व करने का प्रयास किया। यानी गैलीलियो गैलीलियाई की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थे उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करने का प्रयास किया। तो क्या किया लॉरेंट ने कि जो आइंस्टीन्स फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था कि फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द लॉज हैव सेम फॉर्म इन बोथ एस डैश एंड एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग एक बात ये देख रहे थे कि गैलीलियो ने जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी थी तो उनके जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आए थे उसमें आपको याद होगा इक्वेशन थी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और जब हम लोग इनवर्स इक्वेशंस देख रहे थे तो इक्वेशन आ रही थी एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। लॉरेंट ने ये सोचा कि ये रिलेशंस तो ठीक है, वैलिड है, लेकिन किसी पैरामीटर की कमी यहाँ पर महसूस होती है और किसी पैरामीटर को और होना चाहिए, और वो पैरामीटर गामा लॉरेंट ने इंट्रोड्यूस किया जिसको लॉरेंट्स पैरामीटर भी हम लोग जानते हैं, और इस गामा पैरामीटर को उसने दोनों ही एक्सप्रेशन में इंट्रोड्यूस किया। इक्वेशन 1 में भी आप यहाँ देख सकते हैं और 2 में भी। मतलब कहने का कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस जो आइंस्टीन का पहला पॉस्टुलेट था उसके अनुसार अगर कोई भी चीज़ हम एक रिलेशन देख रहे हैं
तो जैसा हमको फ्रेम एस से दिखना चाहिए उसी तरीके का रिलेशन फ्रेम एस डैश से भी दिखना चाहिए, तभी प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस वैलिड होगा। तो यहां पर ये पैरामीटर गामा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जैसा कि हम लोग लास्ट टर्म पे देखा था कि ये फ्रेम एस था, ये फ्रेम एस डैश था, और फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस फ्रेम एस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स है और इसके लिए एक्स डैश, दिस इज एक्स डैश, एंड दिस वाज द रिलेशन x dash is equal to x minus vt when we were considering the Galilean transformation equations. Now in Lorentz transformation equations, one more parameter gamma has been introduced as per the principle of equivalence of Einstein's special theory of relativity. अब अगर जो इक्वेशन 1 थी और 2 थी उनको आपस में सॉल्व करें, मतलब कि वहां पर जो हमने लिखा था x इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश, ये एक्स डैश की वैल्यू थी इज प्लस वी टी डैश, तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आया था वहां पर इक्वेशन में, गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, वो हमने यहां पर प्लेस कर दिया और इसको सॉल्व किया। तो ये गामा अगर हम यहां अपॉन में ले जाएंगे तो एक्स अपॉन गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा इंटू एक्स माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश। यहां से अगर हम टी डैश को सॉल्व करें तो टी डैश को सॉल्व करेंगे तो कुछ हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन गामा वी माइनस गामा इंटू एक्स अपॉन वी प्लस गामा इंटू टी। या इसको फर्दर और अगर सॉल्व कर लिया जाए तो कुछ इस तरीके का रिलेशन आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू, यू विल गेट दिस रिलेशन, टी डैश इज इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस गामा एक्स अपॉन बी विद इन ब्रैकेट्स 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। अभी यहां पर गामा एक पैरामीटर है जिसको लॉरेंट्स ने इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन इस गामा की वैल्यू क्या है ये हमको नहीं मालूम है, जो अभी आगे कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम यहां पर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जहां प्राइम होता है वह प्राइम हटा दिया जाता है, जहां प्राइम नहीं होता है उसको प्राइम कर दिया जाता है। ये देखिए यहां पर टी प्राइम नहीं था, इसको टी को प्राइम कर दिया गया, और वी की जगह पर क्या यूज किया जाता है, वी को माइनस वी कर दिया जाता है। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से हमको दूसरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो टी का होगा इन टर्म्स ऑफ टी डैश। इनवर्स रिलेशंस, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस इसी तरीके से हम लोग करते हैं। क्या दो स्टेप्स है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के, कि v की जगह पर माइनस वी रखना है, जो प्राइम्ड क्वांटिटी है उसको अनप्राइम्ड कर देना है, और जो अनप्राइम्ड उसको प्राइम्ड कर देना है। उसकी इस चीज को यूज करके हमने टी डैश के रिलेशन से जो टी की इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन 3 हो गई। अब यहां तक जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है वो किसके बेसिस पे किया लॉरेंट्स ने, यूजिंग आइंस्टीन्स फर्स्ट पॉस्टुलेट। अब हम सेकंड पॉस्टुलेट जो थी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, सेकंड पॉस्टुलेट क्या थी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसके हिसाब से अगर देखें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दोनों फ्रेम में एक जैसी होनी चाहिए, यानी पहले वाले फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट अगर सी है तो दूसरे वाले फ्रेम में भी स्पीड ऑफ लाइट सी होनी चाहिए। तो पहले वाले फ्रेम में रिलेशन क्या होगा एक्स और टी के बीच में, एक्स इज इक्वल टू सी टी होगा, और दूसरे में क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश होगा। तो मान लीजिए कि कोई लाइट का सिग्नल है, वो अगर हम कोई ऑब्जर्वर जो है फ्रेम एस पे है, तो लाइट सोर्स की दूरी उसकी क्या है x, और लाइट को वहां से यहां तक आने में समय कितना लगा t, तो उसके लिए रिलेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू सी इंटू टी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट c है। वही उसी लाइट सोर्स को एक दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा है, कहां पर है वो फ्रेम एस डैश में है, तो उसको क्या नजर आएगा, उसको ये नजर आएगा कि उससे लाइट सोर्स की दूरी एक्स डैश है, और वहां से लेकर के लाइट सोर्स से लाइट को ऑब्जर्वर जो कि फ्रेम एस डैश पे है वहां तक आने में जो समय लगा है वो टी डैश है। तो तब क्या इक्वेशन वैलिड होगी, एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है एक्स इज इक्वल टू सी टी और एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश, इसको यदि हम वहां पर जो इक्वेशन 1 थी हमारी उसको प्लेस करें, इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स इज इक्वल टू ये वाले जो हमने इसमें प्लेस कर दिया, तो सी टी डैश इज इक्वल टू क्या, कि गामा इंटू टी ब्रैकेट में सी माइनस वी, या सी टी इज इक्वल टू गामा टी डैश ब्रैकेट में सी प्लस वी। इस तरीके का हमको रिलेशन मिलेगा, और इनको अगर हम यदि आपस में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर और टी इंटू टी डैश जो प्रोडक्ट आएगा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या यहां से कह सकते हैं कि गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो इस तरीके का रिलेशन आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू बी रिमेंबर्ड। अब यहां पर एक बात ये ध्यान दीजिए कि v क्या है, वेलोसिटी है फ्रेम एस डैश की, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर v अपॉन सी जब हम करेंगे तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाएगी। तो गामा एक ऐसा पैरामीटर है जिसका कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो ये गामा हम वहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे इक्वेशन 1 में,
तो हमको लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मिलेंगे। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमको मिलता है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर जो ये वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन 5 के रूप में, इसमें अगर हम देखें कि गामा स्क्वायर अगर ये था और 1 अपॉन गामा स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है, या वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर हो सकती है। इस वैल्यू को उठा करके अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 में रख दूं जो हमने टी डैश के लिए देखी थी, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की ये वैल्यू जैसे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो टी डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगी, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को अगर हम लोग एक बार समराइज करें कि अभी हमने क्या सीखा, तो लॉरेंट ने आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पोस्टुलेट है उसके बेसिस पर फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए पहला क्या किया, एक पैरामीटर गामा इंट्रोड्यूस किया पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियो की पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशंस में, और उसके बाद में उसको फर्दर सॉल्व करके एक्स डैश और एक्स का रिलेशन निकाला और टी डैश और टी का रिलेशन निकाला, जो कि क्या आता है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर हम कंक्लूड करें इसको फाइनली, तो एक्स डैश इज इक्वल, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश वाई के बराबर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, और जेड डैश जेड के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में दोनों में ये बात मानी गई है, और ये अभी भी वेल इस्टेब्लिश्ड लॉ है कि केवल उसी डायरेक्शन में पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तन होगा जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर हो रहा है, या रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ द इनर्शियल फ्रेम्स एस एंड एस डैश हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपने एजम्पशन में ये माना था कि जो हमारा फ्रेम एस डैश है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v along the positive direction of x axis with respect to the frame s, तो जो भी परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है वो केवल किस कोऑर्डिनेट में हो रहा है, x कोऑर्डिनेट में हो रहा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी सामने आ रही है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में, वो ये है कि यहाँ पर जो t डैश आ रहा है वो t के बराबर नहीं है। ये देखिए क्या आ रहा है, t डैश इज इक्वल टू टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी इंटू एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ टी डैश के बराबर नहीं है, तो टी और टी डैश बराबर नहीं, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी इवेंट को अगर कोई ऑब्जर्वर जो कि फ्रेम एस डैश में है वो देखता है तो उसका टाइम वो क्या महसूस कर रहा है, टी डैश, और जो फ्रेम एस में ऑब्जर्वर है उसको जो टाइम समझ में आ रहा है वो टी है, और यहाँ पर टाइम दोनों परिवर्तित हैं और टी और टी डैश सेम नहीं है। और पोजीशन में भी किस कोऑर्डिनेट में अंतर आ रहा है, केवल उस डायरेक्शन में अंतर आ रहा है जिस डायरेक्शन में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अगर हम चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पैरामीटर बीटा इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी वैल्यू जो है वो v अपॉन सी के बराबर है। तो v अपॉन सी को अगर हम बीटा मान लें तो ये जो अभी हमने जो पिछले ट्रांसफॉर्मेशन देखा था वो इन टर्म्स ऑफ गामा देखा था, उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन टर्म्स ऑफ बीटा भी लिख सकते हैं। तो बीटा के टर्म्स में अगर ये देखेंगे कि ये तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स एक्स माइनस बीटा इंटू सी इंटू टी, वाई डैश अभी भी वाई के बराबर है, जेड डैश जेड के बराबर है, और टी डैश को लिखने का तरीका ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू गामा विद इन ब्रैकेट्स टी माइनस बीटा इंटू एक्स अपॉन सी। तो यहाँ पर ये कुछ बुक्स में बीटा के टर्म्स में भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसलिए बीटा के टर्म्स का एक सबसे जो मुझे लगता है ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में था, डिनोमिनेटर में ये टर्म बार बार आता रहता है, तो इट बिकम जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और बीटा के टर्म्स में जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा एक ही लाइन में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्मूथ लगता है। बाकी दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ किए जा सकते हैं और कोई भी डिफरेंस नहीं है वैल्यूज़ में।
ये जो गामा हमारा है, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जिसको समझने की आवश्यकता है कि अगर जैसे बीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया कि वी अपॉन सी, और ये हमको मालूम ही है कि वी अपॉन सी हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि वी जो वेलोसिटी है वो सी से हमेशा कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, तो वी अपॉन सी लेस देन 1 होगा फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। गामा जो होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। अब ये इक्वल टू 1 केवल तब हो सकता है जब v इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी फ्रेम s और फ्रेम s डैश दोनों रेस्ट पर अगर हों, तब जाकर के गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अदरवाइज हर केस में गामा जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। चूंकि v और c बराबर नहीं है, इसलिए अगर हम ये ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके का आएगा। रिलेटिविस्टिक फैक्टर गामा का अगर हम ग्राफ v अपॉन सी के हिसाब से बनाएं, v अपॉन सी बीटा था, तो बीटा वर्सेस गामा एक तरीके से ग्राफ है, ये गामा है, ये बीटा है। इस ग्राफ को अगर हम बनाएं तो जैसे ही ये बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो गामा किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। और अगर ये बीटा की वैल्यू हम बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 1 ले जाएं, बीटा इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा कि बीटा अगर इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब v किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम इज अप्रोचिंग क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उस केस में क्या होगा कि अगर v और c दोनों बराबर हो जाएंगे या बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये गामा आप देख रहे हैं कहां जा रहा है, ये गामा टेंड करेगा किसको, इन्फिनिटी को। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी v और c का जो रेशियो है ये जैसे जैसे कम होता है तब तक तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू चलती जाती है, कांस्टेंट वैल्यू चलती जाती है। लेकिन आपको देखिए इस वैल्यू के बाद से एकदम से रैपिड ग्रोथ मिलेगा, और जैसे जैसे बीटा 0.9 और 1.0, अगर बीटा की वैल्यू जो है कुछ 0.9 और 1.0 के बीच में है तो बहुत ही रैपिड ग्रोथ मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम v जो है वो जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, वैसे वैसे जो गामा की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश करेगी। ये यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूड करना कि जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर होता है गामा, इसका रोल उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ट्राइज टू अप्रोच द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी अगर आपको रिलेटिविटी के जितने भी फिनोमेनन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और अभी तक जो कर चुके हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बाद, उन सभी को अगर बहुत देखना है कि भाई ये कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो ये परिवर्तन वहाँ पर ही ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स वहाँ पर ज़्यादा नज़र आते हैं जब वेलोसिटी जो फ्रेम की होती है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने की कोशिश करती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम वेलोसिटी है या मान लीजिए ऑलमोस्ट 0 है ये, तो ये गामा कितना है, 1 है। और गामा अगर 1 होगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से भी एग्जांपल को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि जैसे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने में क्या करना पड़ेगा, वही जैसे जो प्राइम जहाँ पर था वहाँ से हम प्राइम का साइन हटा देंगे, जहाँ पर अनप्राइम्ड थी क्वांटिटी उसमें प्राइम का साइन लगा देंगे, और v को किससे रिप्लेस कर देंगे, -v से। तो अगर आप ये परिवर्तन कर देते हैं तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये बन जाएंगे x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, t इज इक्वल टू टी डैश प्लस एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और y y डैश के बराबर रहेगा और z z डैश के बराबर रहेगा। तो या एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिर से इसको समझ लेना चाहिए कि किस वक्त हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डायरेक्टली यूज़ करेंगे और कब हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर आपको x डैश, t डैश, y डैश और z डैश ये पता है, तो x डैश, y डैश, z डैश और t डैश क्या चीज़ है, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम s डैश, ये आपको पता है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक स्टेशनरी फ्रेम है s, उसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तब आपको आवश्यकता किसकी है, x की, y की, z की और t की। देन ये इक्वेशंस आपको जरूरत पड़ेंगी, आपको एक रिलेशन चाहिए। मान लीजिए इसका लेट अस टेक वन एग्जांपल कि सपोज हम लोग यहाँ अर्थ पे बैठे हुए हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं फ्रेम s, और हम जो है मून पे बैठे हुए किसी कोई
let us assume virtually कि somebody sitting on moon and observing any heavenly body. सो मून जो है दैट कैन बी टेकन एज द फ्रेम एस डैश, और मून पे बैठे हुए उस आदमी को किसी स्टार की या किसी गैलेक्सी में किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश के टर्म्स में है, तो मून पर बैठे हुए उस व्यक्ति को जो कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं वो अर्थ पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को क्या नज़र आएंगे, ये जानने के लिए केवल इतना ही जानना आवश्यक होगा कि व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मून एंड अर्थ। वो वेलोसिटी अगर हमको पता चल जाए और हम यहाँ इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर लें तो हमको अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ से उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को जिसको हम देख रहे हैं क्या हमें कोऑर्डिनेट्स नज़र आएंगे, वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। और जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे जिस बात का कि अगर बीटा की वैल्यू जो कि v/c है ये अगर 1 से बहुत छोटी है, तो 1 से बहुत छोटी होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो उस केस में हमने आपको बताया क्या कि गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो गामा अगर 1 हो जाएगा, ये जो नीचे वाला टर्म है अगर 1 हो जाएगा, तो जितने भी हमारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं आप देखिए ये क्या बन जाएगा लॉरेंस, अगर गामा 1 हो जाए तो ये सीधे हो जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश वाई के बराबर रहेगा, जेड डैश जेड के बराबर रहेगा और टी डैश टी के बराबर रहेगा। तो यही तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थे। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूड हो रही है कि जितने भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो तुरंत ही कन्वर्ज कर जाएंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में अगर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो उस केस में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। या फिर से इसको दूसरी तरीके से समझा जा सकता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अपना रोल तब प्ले करेंगे जब वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम इज़ वेरी वेरी लार्ज एंड इट इज़ ट्राइंग टू बिकम क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, उस समय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का महत्व तो खत्म नहीं हो रहा है, बस ये समझने की बात है कि लो वेलोसिटीज़ के केस में हमको उनको अप्लाई कर लेना चाहिए और हाई वेलोसिटीज़ ऑफ द फ्रेम के केस में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अप्लाई करनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है मुझे यहाँ पर विराम लेना होगा और उसके बाद अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो भी हम लोगों ने सीखे हैं यहाँ पर उसके बेसिस पे कुछ अच्छे डेरिवेशंस जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे टाइम डिलेशन है, और ये सब चीज़ें जो हैं एक रियल इफेक्ट हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।